नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है MKSM टेक गाइड। इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मेजरिंग टूल्स या हैंड टूल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि जो भी प्रिंसिपल्स इक्विपमेंट्स के अंदर यूज किए जाते हैं उनकी बात करते हैं, और होम अप्लायंसेस जो भी हम घर में यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट लगे होते हैं। तो ये जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी काम करते हैं वहाँ पे हमको बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बड़ा नाम होता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। तो कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दौरान या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में काम करते टाइम पे, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी काम किसी भी इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो इस वीडियो की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद में आपको क्लैरिटी आएगी कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी नई टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड की हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं कि देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल से रिपेयरिंग के टूल्स और स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की इलेक्ट्रिकल के जो मेजरिंग, टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग जो टूल्स होते हैं, जैसे कि मल्टीमीटर या इस टाइप के जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हमने इसके अंदर बात की है, वो कैसे काम करते हैं, किस जगह पे कौन सा टूल यूज किया जाता है। और अभी हम बात करेंगे 100 से ज़्यादा, यानी कम से कम 100 ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, या फिर कौन सी शॉर्ट फॉर्म है जो मोस्टली यूज की जाती है, उनका फुल फॉर्म क्या है, वो कहाँ पे यूज की जाती हैं, किसके लिए यूज की जाती हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा जो शॉर्ट फॉर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है और वो कैसे समझ में आएगा कि उस क्या है एक्चुअल में। तो उसके बारे में भी हम आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपको क्या टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताइएगा, जिससे कि हमको एक क्लैरिटी रहे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है DC यानी कि डायरेक्ट करंट। फर्क क्या है इनमें? देखिए, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसके अंदर जो वोल्टेज होता है या करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेफरेंस में चेंज होता रहता है, यानी कि अल्टरनेट होता रहता है। ऐसे करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और जो डायरेक्ट करंट होता है, DC करंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेफरेंस में चेंज नहीं होता है किसी भी डिवाइस के अंदर। तो ऐसा जो करंट होता है वो DC करंट कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वोल्टेज एक्चुअली क्या है और करंट क्या है। ठीक है, तो V से हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को जो है A से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर में। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज देखो क्या होता है कि किसी भी कार्य के ऊपर, इकाई आवेश के ऊपर किया गया कार्य जो होता है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। यह एक रेशियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये किया गया कार्य है और ये इकाई आवेश है। किसी एक पोटेंशियल के ऊपर हम किसी एक पोटेंशियल को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक्चुअली वोल्टेज होता है उसका। इसी को हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ये वर्क डन है, ये एनर्जी है। अगर एनर्जी रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे E/Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ओम्स लॉ में जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, V = IR, और I यहाँ पे करंट है और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और आप यहाँ पे V देख सकते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? देखिए, एम्पियर वाट अपॉन वोल्ट भी होता है, क्योंकि वाट जो होता है आप जानते हैं कि वाट जो होता है P/I, यानी V/I होता है, जिसमें वोल्टेज का भाग देने से I आ जाएगा। एक्चुअल में करंट होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होते हैं उसका रेट, यानी पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो हुए, उसको ही हम उसका करंट कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, चार्जेस फ्लो एंड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कूलाम पर सेकंड, इसी को हम जो है करंट कहते हैं। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखी जाए तो 1 कूलाम अगर आवेश किसी एक कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है तो उसी को हम 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, M उससे रिप्रेजेंट करते हैं मोटर को और E से रिप्रेजेंट करते हैं हम EMF को, यानी अर्थिंग को। ठीक है, तो मोटर जो होती है आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल के जो भी काम होते हैं, जहां पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो होती है मोटर। और ई मतलब कि अर्थिंग होता है कि किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर कोई पोटेंशियल का लीकेज आ जाए या पोटेंशियल का फॉल्ट आ जाए, यानी कि
ऐसा कोई पोटेंशियल जो किसी फेज से शिफ्ट होकर उसकी बॉडी पे आ जाए, तो ऐसे डिवाइसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, हम उस इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा कि पोटेंशियल जैसे ही उसकी बॉडी पर आएगा एक हाई करंट लेगा, जिससे हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस जो पीछे हमने लगा रखा है वो ट्रिप हो जाएगा, जिससे हमारे को कोई भी करंट का झटका नहीं लगेगा। तो ये किसी भी इक्विपमेंट का अर्थिंग करने का तरीका जो कि इस तरीके से हम पिट बना के करते हैं, और इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में देखिए एसी यानी कि एयर कंडीशनर जैसे कि आप जानते हैं कि घर में जो एसी लगाया जाता है उसी को हम एयर कंडीशनर बोलते हैं, यानी कि इसको A/C के रूप में लिखते हैं, यानी कि एसी। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसके अंदर दो फैन होते हैं जो एक कूलिंग हवा को देता है, और एक कंडेंसर होता है जो कि हमारी जो गैस भरी जाती है उसको सर्कुलेट कराने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो सैंपल होता है वो इस तरीके का सैंपल होता है, आप देख सकते हैं। और यही जो हमारे घर वाली एसी होती है उसी को हम एयर कंडीशनर बोलते हैं। उसके बाद में देखिए ट्रिपल पोल, टीपी यानी कि ट्रिपल पोल, ऐसे जो स्विच होते हैं जिनमें 3 पोल होते हैं उनके लिए हम टीपी यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, और ये स्विच आपको इस तरीके का देखने को मिलता है जिसमें 3 पोल होते हैं, यानी कि R/B फेज के लिए ये पोल यूज किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए डबल पोल होता है और एक होता है लाइटनिंग अरेस्टर। तो डबल पोल के बारे में बात करते हैं, तो डबल पोल स्विच ऐसा स्विच होता है जो सिंगल फेज लाइन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जिसमें एक जो होता है टर्मिनल आपका फेज के लिए काम करता है और दूसरा न्यूट्रल के लिए काम करता है। तो ऐसे जो टर्मिनल स्विचेज होते हैं उनको डबल पोल स्विच बोलते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर का काम होता है कि जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है कि अगर मान लो आपके स्विच यार्ड में घर पे कहीं पे भी आर्किंग होता है, यानी कि बादलों से जो बिजली करती है उससे इक्विपमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता। अगर वो पोटेंशियल आपके सर्किट में चला जाता है तो आपके सर्किट का वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि करंट बढ़ के सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर आपने देखे होंगे, छोटे जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे इस तरीके का दिखते हैं, और जहाँ पे बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी इस तरीके का यूज किया जाता है। और घरों में जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर इस तरीके का लाइटनिंग अरेस्टर हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसको लाइटनिंग को लगा के यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं और केबल को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो केबल ग्राउंड कर देंगे तो जब भी कोई आर्किंग आएगा, यानी कि कोई भी बादलों से कोई बिजली गिरेगी, तो ये टॉप में रहने की वजह से ये अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद में उसको सीधा जमीन में भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लाइटनिंग अरेस्टर हमारे घरों के सप्लाई को, इक्विपमेंट को बचाने का काम करता है। और इस तरीके का इसका सिंबल होता है। यहाँ पे अगर कोई ड्राइंग हम देखते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए हैं किलो एम्पियर। किलो एम्पियर क्या होता है कि देखो, एम्पियर जो हमने आपको बताया कि एम्पियर क्या होता है, उसी का अगर वैल्यू 1000 या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसी को हम 1000 के मल्टीप्लाई में प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो आपका 5000 एम्पियर वैल्यू आ रहा है, तो इसी को हम 5 किलो एम्पियर लिख देते हैं। तो ये जो 5 जो है वो एक्चुअली 5000 को हमने क्या किया, 5 × 1000 एम्पियर। तो ये 1000 जो है इसके लिए हम के यूज करते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही है। उसके बाद में देखो लो वोल्टेज का एक रेंज होता है। देखो वोल्टेज के जो लेवल्स होते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल होते हैं वोल्टेज के। तो पहले हम देखिए कि करंट जो होता है, करंट क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि चार्जेस का फ्लो किसी कंडक्टर में, फ्लो रेट जो होता है उसी को हम करंट कहते हैं। उसी का वैल्यू अगर आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में हम उसको किलो के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो किलो एम्पियर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 है और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो हमने जो यूनिट यूज़ किया वो किलो एम्पियर यूज़ किया। यहाँ पे जो यूनिट यूज़ किया था वो छोटा यूनिट है, एम्पियर। तो लाइटनिंग लो वोल्टेज क्या होता है, देखो वोल्टेज हमने आपको बताया कि वोल्टेज क्या होता है। उसके बाद में अगर वोल्टेज का वैल्यू कम है तो उसको हम लो वोल्टेज बोलते हैं। आप कितना कम है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो वोल्टेजेस के रेंज होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि किस वोल्टेज तक हम उसको लो वोल्टेज बोलेंगे, और उसके बाद में मीडियम वोल्टेज, उसके बाद में हाई वोल्टेज, और उसके बाद में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक होता है एचवी यानी हाई वोल्टेज, एक होता है केवी यानी किलो वोल्टेज, एक होता है मेगावाट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो किलो और मेगा यूज किया है उसका क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो किलो होता है यानी कि वो होता है 1000 के मल्टीपल में, यानी कि 1000 के मल्टीपल में, और जो मेगा होता है वो मेगा यानी कि 10⁶ के मल्टीपल में होता है। वोल्टेज क्या होता है उन्होंने आपको पहले बताया कि V=IR होता है। किलो वोल्ट भी वही होता है जिसके अंदर हमने आपको बताया कि के जो है वो एक किलो के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, एक मैग्नीट्यूड को शॉर्ट करने के लिए। अब आप देखिए कि लो वोल्टेज क्या होता है कि अगर आपका वोल्टेज लेवल 1000 वोल्टेज से कम है तो वो होगा आपका लो वोल्टेज।
अगर आपका वोल्टेज लेवल जो है वो 1 kV यानी कि 1000 वोल्टेज से 35 kV यानी 35,000 वोल्टेज तक है तो वो होगा मीडियम वोल्टेज की रेंज में आता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 2 ही वोल्टेज लेवल यूज किए जाते हैं। अगर मान लो 1000 से कम है तो वो लो वोल्टेज, 1000 से ऊपर है तो हाई वोल्टेज, और कहीं कहीं पे अगर 3 वोल्टेज रेंज में यूज किया जाता है तो वो ये होता है। और अगर 35 kV से ऊपर का कोई वोल्टेज है तो उसको हाई वोल्टेज बोलते हैं, और 600 वोल्टेज 600 kV वोल्टेज जो होता है उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं, EHV। ठीक है, तो इस तरीके से आप वोल्टेज को देख के, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि HT मतलब जो ये तो होगा वोल्टेज लेवल जो हमने पीछे बताया। उसके बाद में जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उसको कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से वोल्टेज लेवल की है और उसको क्या बोलेंगे। तो जो हाई वोल्टेज की जो लाइन होती हैं उनको हम HT बोलते हैं, HT लाइन्स यानी कि हाई टेंशन लाइन। और जो लो वोल्टेज की लाइन होती है उनको लो टेंशन वोल्टेज लाइन बोलते हैं। जैसे हाई टेंशन की लाइन को इस तरीके के टावर्स में ट्रांसमिट किया जाता है, और लो वोल्टेज की लाइन जो होती हैं उनको नॉर्मली सिंगल वायर से यूज कर दिया जाता है या पोल्स के रूप में हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो एक टर्म यूज होता है पावर के लिए। पावर का जो यूनिट होता है वाट। वाट का अगर मैग्नीट्यूड हमको चेंज करना हो, जैसे कि हमने क्या किया, 1000 एम्पियर जो था, 1000 एम्पियर को 5000 एम्पियर को हमने क्या किया, 5 किलो एम्पियर लिखा। वैसे ही पावर के जो यूनिट होती है वाट, उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो किलोवाट में लिख देते हैं या मेगावाट में लिख देते हैं या फिर HP में लिखते हैं। तो ये HP क्या है एक्चुअल में, ये है एक्चुअल में हॉर्स पावर। यानी हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि हॉर्स पावर एक्चुअली होता क्या है। देखिए पावर जो होता है ये होता है किसी एक मास को एक हाइट तक लिफ्ट करना है, और वो भी 1 सेकंड में। अगर आप ऐसा करते हैं और 550 पाउंड मास को 1 फीट तक हाइट में लिफ्ट करने में आपको 1 सेकंड लगाता है, तो इसमें जो पावर लग रहा है वो होता है 1 HP के बराबर। ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 745.7 वाट होता है, यानी कि 1 HP। अगर हम जो पावर निकालते हैं इलेक्ट्रिकल में, यानी कि P = VI cos phi, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर आपका 1000 आ रहा है तो उसको आप 1 किलोवाट बोल सकते हैं, एक्चुअली भी वाट में आता है। ठीक है, और अगर इसको आप इसकी HP के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इसके अंदर 745.7 यानी 746 वाट का अगर भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी 1.3 के आसपास वो आएगी आपकी HP में। ठीक है, यानी कि वही किलोवाट आपका HP में रिप्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल में आप समझ गए। देखिए पावर हमने आपको बताया कि क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड जो होता है उसी को हम पावर बोलते हैं। अगर उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो बड़ी यूनिट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम HP यूज करते हैं। HP कहाँ यूज करना है, जहाँ पे वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसी जगहों पे आप यूज करेंगे। HP एक्चुअल में क्या होता है कि एक पावर का रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी की वैल्यू अगर आपको देखिए, अगर आप यही वैल्यू मैट्रिक सिस्टम के अंदर यूज करेंगे तो ये होती है 735 यानी कि 735 वाट के बराबर 1 HP। ठीक है, और अगर ब्रिटिश सिस्टम में यूज करेंगे तो 746 बराबर होता है 1 HP। अगर आपको एग्जाम्स में कोई पूछा जाता है तो वहां पे 1 HP का अगर स्पेशली अगर नहीं बोला गया है कि 1 HP मैट्रिक यूनिट बोलना है या ब्रिटिश यूनिट, ऐसे केस में आपको 746 ही यूज करना होता है। उसके बाद में देखिए KVA। एक्चुअली KVA क्या होता है, पावर का यूनिट है। ठीक है, ये जैसे कि इलेक्ट्रिकल में 3 टाइप के पावर होते हैं, रेजिस्टिव पावर और इंडक्टिव पावर और कैपेसिटिव पावर। अगर इन तीनों का मिक्सचर आपका सर्किट बन रहा है तो ऐसे केस में आपके जो पावर होंगे वो 3 टाइप के पावर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये होता है अपेरेंट पावर यानी कि वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, V इंटू I। और ये होता है रिएक्टिव पावर यानी कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू आपका साइन फाई। ये कॉस फाई का विपरीत होता है, यानी कि जो पावर फैक्टर होता है उसी का रिएक्टिव कंपोनेंट है। और उसके बाद में आता है आपके पास एक्चुअल में एक्टिव पावर। ठीक है, यानी एक्टिव पावर जो होता है जिसको हम वाट में रिप्रेजेंट करते हैं वही होता है VI cos फाई। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज करंट और ये है पावर फैक्टर यानी कि आपका PF। ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया गया है ना कि वोल्ट एम्पियर, वोल्ट, ये अपेरेंट पावर को ही अगर वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको किलो वोल्ट एम्पियर बोल देते हैं।
ठीक है, जैसे कि मान लो कि 5000 आपका वोल्ट एम्पियर हो रहा है, 5000 वोल्ट एम्पियर हो रहा है, तो इसको हम 5 kVA बोल देते हैं। जो भी नॉन लोड डिवाइसेस होती हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इनकी जो रीडिंग प्रेजेंट की जाती है, पावर की वैल्यू प्रेजेंट की जाती है, वो वोल्ट एम्पियर में ही अपरेंट पावर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका क्या रीजन है, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि केवीए क्या चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आईएसओ, यानी कि आईएसओ एक स्टैंडर्ड भी है, लेकिन हम जो यहाँ इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं वो आइसोलेटर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सर्किट को आइसोलेट करने के लिए जो डिवाइसेज होती हैं उसके लिए हम जो है आईएसओ जो ड्राइंग्स होती हैं वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपको आइसोलेटर स्विचिंग स्टेशन में आपको गांव में देखे होंगे जहां पे लाइन को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो कंपोनेंट होता है, जैसे मान लो किसी एक सिंगल फेज का यहाँ पे सप्लाई इन होता है, यहाँ पे सप्लाई आउट होता है, तो इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ये डिवाइस लगाया जाता है ताकि जो है सर्किट के ऊपर काम कर सके। उसके बाद में देखिए एनवीसी होता है कि नो वोल्टेज कॉइल होता है, और नो वोल्टेज कॉइल का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके स्टार्टर्स होते हैं उनके अंदर अगर वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में आपको ये कॉइल ट्रिप करा देती है सर्किट को, तो ये नो वोल्टेज कॉइल होती है। बाद में ओएलआर होती है, ओवरलोड करंट कॉइल होती है, यानी कि अगर सर्किट के ऊपर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ऐसे केस में आपको ओएलआर का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ओएलपी होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन यूनिट। ओएलपी भी जो है वो किसी भी डिवाइस या किसी सर्किट के ऊपर अगर करंट की वैल्यू बहुत बढ़ रही है तो ऐसे में सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज की जाती है ओएलपी। ठीक है, तो इस तरीके का एक स्विच आता है, इस तरीके का रिले आता है जो कि एक सर्किट के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उस जो के अंदर अगर आपको करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे केस में ये आपको सर्किट को ट्रिप कराने में काम में ली जाती है। उसके बाद में देखिए एसएस होता है शेल्टर स्विच, और टीएस होता है थर्मल स्विच। यानी शेल्टर स्विच का मतलब क्या होता है, इसको शेल्टर स्विच या सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं। तो सिलेक्टर स्विच का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्विच होता है जिसके अंदर एक नॉर्मल कंडीशन होती है और एक अलग पोजीशन होती है और एक दूसरी पोजीशन होती है। इस सर्किट में मोस्टली इसको जैसे मान लो कि मैनुअल में ऑपरेट करने के लिए यूज करेंगे और इस पोजीशन में हम इसको ऑटो में ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैनुअल में ऑपरेट करना है कि ऑटो में ऑपरेट करना है डिवाइस को। तो इस तरीके का ये सर्किट होता है, या सर्किट के अंदर जो स्विच यूज किया जाता है उसी को शेल्टर स्विच या सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। थर्मल स्विच क्या होता है, थर्मल स्विच जो होते हैं देखिए टेम्परेचर के बेस पे काम करते हैं, यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों टाइप के आते हैं। इसको आप ऑटोमेशन के अंदर मोस्टली ये यूज किया जाता है, किसी डिवाइस का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां से सर्किट ओपन कर देना है। या फिर ऐसे मान सकते हो जैसे कि आपके जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर एक स्विच होता है जिसके माध्यम से हमारा जो फ्रिज होता है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। जब उसका टेम्परेचर आ जाता है यानी कि कूल कर देता है तो वो बंद हो जाता है, जब वो वापस थोड़ा गर्म होता है तो वापस से कूल करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये सब जो काम किया जाता है वो इसी स्विच के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में है टीआर ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर होता है आपको पता है कि किसी भी पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने के लिए और उसके अंदर होने वाले लॉसेस को कम करने के लिए हम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करके यूज करते हैं। तो जो डिवाइस यहाँ पे यूज होती है वो होती है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम यही होता है किसी पावर को सेम फ्रीक्वेंसी पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना, वोल्टेज को अप या डाउन करके। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं वो बहुत टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, 3 फेज और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसमें से करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके बाद में देखिए ये होता है प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर का क्या काम होता है कि किसी भी लाइन के अंदर कोई फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका कितना प्रेशर है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है जैसे ऑयल, पानी, गैस कुछ भी हो सकता है, उसका प्रेशर कितना है लाइन में, उसको चेक करने के लिए और उसको यूज करने के लिए, उसका सिग्नल लेने के लिए हम जो प्रेशर ट्रांसमीटर यूज करते हैं उस लाइन के अंदर। उसके बाद में देखो डीपीटी होता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, यानी दो लाइन के बीच में अगर आपको डिफरेंस देखना है, यानी कि एक स्विच या वाल के दोनों साइड में आपको डिफरेंस देखना है कि वाल के इधर कितना है उधर कितना है, कहीं प्रेशर का डिफरेंस तो नहीं आ रहा, वॉल में कोई लीकेज तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ों को जांचने के लिए हम प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो लाइंस एक साथ में यूज़ की जाती हैं जिसका डिफरेंस निकाल के ये हमको वैल्यू दिखा देता है। उसके बाद में देखते हैं कि एफटी यानी कि फ्लो ट्रांसमीटर, यानी कि वाटर के फ्लो लेवल, यानी कि कितना मीटर क्यूब पर ओवर के हिसाब से फ्लो हो रहा है उसका चेक करने के लिए। और एक होता है एलटी यानी कि लेवल ट्रांसमीटर होता है, यानी कि ये जो होता है कि फ्लो को दिखाता है कि कितना फ्लो जा रहा है, मतलब कितना फ्लूइड जो है वो पर घंटे या पर मिनट कितना फ्लो हो रहा है। और ये होता है लेवल दिखाने के लिए, किसी टैंक का लेवल देखना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेवल ट्रांसमीटर।
ये भी जो है वो की टाइप के आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक, हाइड्रोलिक लेवल, चाहे बबलर होता है, उसके बाद में डिफरेंशियल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक टाइप का होता है, या अल्ट्रासोनिक या रडार टाइप का होते हैं। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। इस तरीके से आपका ये काम करेगा रडार वाला, और उसका जो यूज करते हैं वो टैंक के ऊपर हम जो है यहाँ पे लगा देते हैं। उससे जो लेवल हमको मिलता है उसका हम यूज करते हैं, सिग्नलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए पीसीसी यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर होता है, कि जहां से हम पावर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जहां पे भी हमारा स्विच यार्ड या फिर जो भी वर्किंग स्टेशन है वहां पे अगर पावर को कंट्रोल करना हो तो एक सेंट्रल यूनिट होता है, वहां पे हम पावर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये पैनल होते हैं जहां से पावर निकल के दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाता है, तो ये पावर कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद में देखिए एमसीसी होता है, जो कि मोटर के जो सर्किट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक जगह पे बनाया जाता है। उसके बाद में आपको बताएंगे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनके बारे में। तो एमसीसी देखिए, एमसीसी क्या है कि मोटर कंट्रोल सेंटर्स हैं। मोटर कंट्रोल सेंटर्स मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इनके अंदर उनके प्रोटेक्शन डिवाइस, उनके ऑन ऑफ आइसोलेटर, ये सब वगैरह लगाए जाते हैं। वहां से पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि रिमोट से ऑपरेट करना, लोकल से ऑपरेट करना, ये सब भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एमसीबी क्या होता है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि आपको घरों में जो लगाया जाता है उसका बारे में आपको अच्छे से पता है। ये सर्किट के अंदर दो टाइप का प्रोटेक्शन देता है आपको। एक तो थर्मल ओवरलोड, यानी कि आपका ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा, और आपको सर्किट को ऑन ऑफ कराने के लिए भी आइसोलेटर का जैसे भी काम करता है। उसके बाद में आरसीसी भी होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगर सर्किट के अंदर फेज और न्यूट्रल या किसी दो फेज के बीच में अगर करंट का थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, ऐसा तब होगा जब आपके सर्किट में कुछ फॉल्ट आ जाता है या फिर सर्किट अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे केस में आपके जो दो फेज होते हैं उनके बीच में करंट का अनबैलेंस हो जाता है, थोड़ा सा करंट का डिफरेंस आ जाता है। अगर वो करंट का डिफरेंस इसकी जो रेंज होती है, जैसे 30 मिली एम्पियर या फिर 100 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये सर्किट को ओपनली ट्रिप करा देता है। ऐसा कब होगा, जैसे कि आपका कोई डिवाइस है जिसके अंदर अर्थ फॉल्ट आ गया, अर्थ फॉल्ट आने की वजह से वो करंट जो है फेज से जाने वाला न्यूट्रल से वापस नहीं आएगा, तो फेज और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस की वजह से इसको लगेगा कि सर्किट में कुछ फॉल्ट है, तो ये इसको ट्रिप कर देगा। ये भी आपको 3 पोल में मिलेगा, 3 पोल प्लस न्यूट्रल में मिलेगा, 2 पोल में जिसमें सिंगल फेज के लिए यूज किया जाता है उसमें मिलता है। एमपीसीबी या एमपीसीबी जो होते हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होते हैं, स्पेशली मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाते हैं। क्योंकि मोटर्स का क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेता है, उसके बाद में रनिंग लोड, इसका रनिंग लोड में जो होता है कम करंट लेता है, यानी फुल लोड करंट जो होता है कम होता है। तो ऐसे जो सर्किट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एमपीसीबी होते हैं जो मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद में देखिए एमसीसीबी होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये आपका जो है जो एमसीबी होता है उसी का एडवांस वर्जन होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शंस हमको नहीं मिलते हैं, या फिर उसकी एक रेंज जो है वो 63 एम्पियर तक ही हमको बाजार में मिलती है। तो उससे ज़्यादा के करंट को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा लोड को कंट्रोल करने के लिए जो होती है एमसीसीबी होती है। ये एमसीबी का ही बड़ा रूप है। ठीक है। उसके बाद में देखिए एसीबी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं क्विंचिंग के लिए, जो सर्किट अगर आपको कोई भी ब्रेक कर रहे हो तो उसके पीछे में क्या होता है, जहां पे स्विचिंग डिवाइस होती हैं, जहां पे स्विचिंग टर्मिनल्स होते हैं, वहां पे आर्किंग हो जाता है हाई वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। तो उसको क्विंच करने का जो मेथड होता है उसके हिसाब से इनके नामकरण किया जाता है। यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि एयर को क्विंचिंग के लिए यूज किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि क्विंचिंग नहीं हो, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए ओसीबी होता है क्विंचिंग के लिए। यहाँ पे ऑयल के अंदर क्विंचिंग किया जाता है, यानी कि सर्किट को जो ब्रेकिंग और क्लोजिंग किया जाता है ये ऑयल चैम्बर के अंदर किया जाता है। एक होता है RIO यानी रिमोट इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या होता है कि रिमोट के जो डिवाइस होते हैं, हम लोकल में जो डिवाइसेस हमारे लगे हुए हों उनको जो ऑपरेट करने के लिए, या फिर हम लोकल में ही एक कंट्रोल यूनिट लगा देते हैं, तो इसको ROI बोलते हैं। PLC होता है जैसे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। किसी भी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिससे हम एक चीज यूज करते हैं, वो होता है PLC के माध्यम से सर्किट्स को, जो हमारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद में उनको प्रोसेस करने के लिए उसके लिए एक लॉजिक बनाया जाता है। वो लॉजिक उसके CPU में डाल दिया जाता है, और उसके बाद में वो CPU जो है उनके हिसाब से डिसीजन लेता रहता है कि हमने क्या उसको इनपुट दे रखा है। जैसे मान लो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच है, लेवल ट्रांसमीटर है, ये सब आपको डिसीजन देते रहते हैं कि इनपुट देते रहते हैं। उसके बाद में उसके बेस पे क्या डिसीजन लेना है, मोटर को बंद कर देना है, चालू करना है,
कब बंद करना है कब चालू करना है ये पीएलसी का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर सेट हो जाता है। तो वो इसको ऑटोमेट करने के लिए, सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद में होता है इसी ऑटोमेशन का एक एडवांस वर्जन होता है डीसीएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अगर आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम होता है तो उसको एक जगह पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए उस सिस्टम को आप क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रलाइज यूनिट पे लेके आते हैं, उसी को हम डीसीएस बोलते हैं। तो जैसे कि डीसीएस के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे पीएलसी प्रोग्राम इस तरीके के यूनिट यूज किए जाते हैं, उनके जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में देखिए एचएमआई होता है। एचएमआई होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी कि किसी मशीन को आप आदमी से चलवाना चाहते हैं तो कहीं पे आपको सिग्नल या फिर कोई कमांड देने के लिए आपको एक स्क्रीन चाहिए। अगर आप किसी मोटर को किसी रिमोट लोकेशन से कंट्रोल करना है तो या तो आप स्विच से कंट्रोल कीजिए, या फिर बहुत सारे डिवाइस हैं तो उनको एक ही सिस्टम से यूज करना है तो एक स्क्रीन बनाया जाता है, उसी को हम एचएमआई बोलते हैं। उसके अंदर आपके बहुत सारे बटन लगा दिए जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप करना या पेज स्लाइड करना, इसके लेवल देखने के लिए, इस सब का जो मॉनिटरिंग करने के लिए और कमांड देने के लिए एक स्क्रीन बनाया जाता है, उसी को हम एचएमआई बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको सिग्नल भी मिल जाते हैं, उनके बेस पे आप कमांड भी दे सकते हैं कि पंप को चलाना है, बंद कर देना है, क्या करना है। उसके बाद में देखिए आरटी होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है वो क्या होता है कि रिमोट लोकेशन के ऊपर आपके बहुत सारे जो टर्मिनल्स हैं, जैसे सिग्नल्स हैं, उनका एक लेंथ का एक बैंड होता है कि आप इसने लेंथ के बाद में सिग्नल को अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ऐसे सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम जो है ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्टार्टर्स होते हैं, डीओएल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। जो छोटी मोटर्स होती हैं 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट की, ऐसी मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हम इस टाइप के स्टार्टर्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको ओवर लोड के ऊपर प्रोटेक्शन और नो वोल्टेज कॉइल के माध्यम से नो वोल्टेज का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद में देखिए EOCR होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप का एक रिले है जो कि ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। स्विच को ऑन ऑफ कराने के लिए काम में लिया जाता है कि अगर आपका लोड बढ़ जा रहा है, करंट बढ़ जा रहा है, तो ये सर्किट को प्रोटेक्शन कर देगा, ठीक है। उसके बाद में ELC भी होता है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये डिवाइस जो मोस्टली यूज किया जाता है वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे आपको अगर अर्थिंग से कुछ प्रॉब्लम होना है तो उससे बचाने के लिए, यानी डिवाइस को अर्थिंग होने के टाइम पे ट्रिप कराने के लिए यूज किया जाता है कि अगर मान लो कोई अर्थ फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे केस में सर्किट ऑफ हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, हमको पता न चले, उससे पहले ही ऑफ हो जाए, ताकि जब भी हम कोई सी डिवाइस को जाके छुएं तो हमको कोई पीक करंट नहीं लगे। तो उसके लिए यूज किया जाता है ELC भी। उसके बाद में देखिए फ्यूज होते हैं बहुत सारे टाइप के, जैसे HRC फ्यूज होता है, हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज। ये मोस्टली हाई पावर की जो सर्किट होते हैं वहाँ पे हम फ्यूज जो यूज करते हैं सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए। अगर मान लो ओवरलोड हो गया है बहुत ज़्यादा तो सर्किट को ट्रिप करने के लिए, बंद करने के लिए इस तरीके का फ्यूज यूज करते हैं। उसके बाद में UPS होता है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। इंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डिवाइसेज अगर आपको चल रहे हैं, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे इक्विपमेंट चलते रहते हैं, या फिर कहीं पे आप कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपने बहुत डाटा फीड कर रखा है, कंट्रोल से मतलब सेव नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका कंप्यूटर जो है पावर सप्लाई जाने से तुरंत बंद नहीं हो, आपको टाइम मिले उसको बंद करने के लिए, आपको समझने के लिए, या तो इस तरीके से हम जो है UPS यूज करते हैं ऐसे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जब भी पावर सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस हो तो आपको पता भी नहीं चले, आपका डिवाइस में कोई भी डिफेक्ट नहीं आए, यानी कि डिवाइस ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। उसके बाद में देखिए JB होते हैं, यानी जंक्शन बॉक्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने पावर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट कराने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में TB होते हैं, यानी टर्मिनल बॉक्स होते हैं। ये JB है मतलब जंक्शन बॉक्स है, जहाँ से आप सप्लाई लेना और देने का काम करते हैं, यानी कि कहीं से सप्लाई आ रही है, कहीं से इसमें सप्लाई आ रही है, कहीं पे आप सप्लाई भेज रहे हो, तो इस तरीके की जो कनेक्शन करने के लिए जो टर्मिनल बॉक्स यूज किया जाता है उसी को हम जंक्शन बॉक्स कहते हैं। टर्मिनल जहाँ पर आपके बहुत सारे सप्लाई आके कनेक्ट होंगे, ठीक है, और वहाँ से आउटपुट होके जाएंगे, ऐसे के लिए एक TB यूज किया जाता है। ये जो है यही आपका TB है, ये एक TB है और ये नीचे दूसरा TB है, तो ये इतना सा जो है वो एक TB कहलाता है। यहाँ पर आप सप्लाई को इन करा देते हैं, यहाँ से आउट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मान लो कि आपको बहुत सारे टाइम पे अगर किसी सर्किट से सप्लाई को बाहर निकालना तो आपको वहीं से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ड्राइंग लगा देते हैं कि कौन सा TB जो है वो किस काम के लिए यूज हुआ है, तो इससे हमको क्या है इसके ऊपर मेंटेनेंस करना ईजी होता है। उसके बाद में देखिए LCS होता है, लोकल कंट्रोल स्टेशन, और उसके बाद में CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर।
LCS का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिवाइस या किसी भी स्टेशन को चलाने के लिए वहाँ पे लोकल में ही स्विच और उसके इंडिकेटर्स लगा दिए जाते हैं। जैसे मान लो मोटर को चलाना है तो मोटर के पास में आपको स्टार्टर लगा दे रहे हो तो वो मोटर का LCS हो गया, ठीक है। जैसे कोई क्रेन को चलाने के लिए उसका पैनल बनाते हैं या किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसका जो पैनल बनाते हैं जहाँ पे हम उसका लोड देख सकते हैं, करंट देख सकते हैं और उसको इंडिकेटर्स देख सकते हैं क्या ऑन है क्या ऑफ है और साथ में उसको कमांड भी देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो डिवाइसेज लोकल में यूज की जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उनको बोलते हैं LCS यानी कि लोकल कंट्रोल स्टेशन। और करंट ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट को मेजर करना है तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक करंट ट्रांसफार्मर। जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया, तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो किसी भी डिवाइस में से करंट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि जो सर्किट होते हैं उसमें करंट का मेजरमेंट करना है तो इस तरीके की कोयले आपने देखी होंगी लगाए जाते हैं वायर के अंदर, यानी कि जो वायर आपका फेज वायर जा रहा है वो इसके अंदर से गुजार दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर डाला जाता है फिर इससे निकाल लिया जाता है, फिर इसके अंदर जो करंट होता है उसको करंट के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े स्टेशन यानी स्विचिंग स्टेशन के अंदर, स्विच यार्ड के अंदर इस तरीके का जो है करंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाते हैं। पैनल के अंदर अगर किसी डिवाइस के ऊपर, किसी मोटर ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना करंट आ रहा है उसके मेजर करने के लिए इस तरीके की कॉइल यूज की जाती है, उसी को हम CT बोलते हैं। और उसके बाद में देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। और उसके बाद में SWA यानी सिंगल वायर आर्मर्ड यूनिट, आर्मर्ड केबल होती हैं। जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो आपका यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए CT और पोटेंशियल को यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए PT यूज किया जाता है। तो ये भी स्विचिंग स्टेशन में आप देख सकते हैं इस तरीके का लगाया जाता है। ये इस तरीके से इसका सर्किट बनता है, यानी कि यहाँ पे इसका प्राइमरी कॉइल यूज किया जाता है, ये सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या कम होती है जिसके प्राइमरी जो वोल्टेज होते हैं उनको हम स्टेप डाउन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो लगभग 110 वोल्टेज ही रखा जाता है, चाहे इनपुट का वोल्टेज क्या भी हो। तो उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स का रेशियो है इस तरीके से सेट किया जाता है कि किस रेंज में हमको इसको यूज करना है। तो ये इस तरीके के होते हैं जहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे और नीचे में दो टर्मिनल होते हैं, उनसे हम आउटपुट लेते हैं और इनसे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए केबल होती है सिंगल वायर आर्मर्ड केबल, यानी कि यहाँ पे देखिए ये केबल होती है, इसके अंदर एक ही वायर है और इसके अंदर आर्मिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसी जो केबल होती हैं उनको SWA बोलते हैं। उसके बाद में XLP केबल होती हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलाइन केबल जो होती हैं, इनके अंदर ये जो आपका यहाँ पे यूज किया जाता है इंसुलेशन, ये वाला जो इंसुलेशन होता है वो ही XLP होता है। जैसे PVC एक इंसुलेशन होता है वैसे ही XLP भी एक टाइप का इंसुलेशन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो वायर हो गया, उसके बाद में ये इसका इंसुलेशन, उसके बाद में इनका कॉमन इंसुलेशन आर्मिंग, और इसी इंसुलेशन को हम PVC XLP भी बोलते हैं। और उसके बाद में इसका PVC का इंसुलेशन होता है प्रोटेक्शन शीट, ठीक है। उसके बाद में PVC केबल होती है। PVC केबल भी एक प्रकार का इंसुलेटर है, यानी कि केबल को प्रोटेक्शन देने के लिए, केबल का वोल्टेज बाहर नहीं आ जाए, हमारे हाथ से छूने से हमको करंट नहीं लगे, इससे प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं केबल के ऊपर एक इंसुलेशन लगा देते हैं। उसी का जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है पॉलीथिलीन क्लोराइड, ठीक है। तो ये PVC केबल्स होती हैं। एक होता है PTFE केबल यानी पॉलीटेट्राफ्लोराइड एथिलीन केबल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनके ऊपर जो है ये इंसुलेशन यूज किया जाता है वो इस केमिकल का यूज किया जाता है। इस रबर टाइप का एक इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में FRLC केबल होती है, फायर रेजिस्टेंस लो स्मोक केबल, यानी कि अगर आपका कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे आग लगने का बहुत खतरा है तो ऐसे में केबल को कुछ भी डैमेज नहीं हो, उस जगह पे जो यूज किए जाती हैं वो FRLS केबल यूज किए जाती हैं, फायर रेजिस्टेंस लो स्मोक, यानी कि अगर आपका कुछ भी जल जाता है तो ऐसे टाइम पे आपको स्मोक बहुत नहीं मिलेगा या केबल का इंसुलेशन भी डैमेज नहीं होगा। उसके बाद में EPR केबल होती हैं, यानी इथिलीन प्रोपिलीन रबर केबल जो होती हैं वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं, यही आपका EPR है, समझ रहे हो। तो ये EPR इसलिए यूज किया जाता है केबल को प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके बाद में HPMV होती है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, HPMV हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, ठीक है। तो ये लैंप्स होती हैं मर्करी वेपर लैंप, उसी के अंदर एक पार्ट है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, ठीक है। उसके बाद में हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होती हैं, जिसके अंदर वेपराइजेशन करने के लिए सोडियम का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में SCIM होती है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, SCIM यानी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो रोटर होता है, जो आपने हमको मोटर बताया, मोटर का जो रोटर होता है उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर केज होता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद में आप देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है जिसके अंदर स्लिप रिंग्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे जो होती हैं इसके रोटर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इसका स्पीड का जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर सके, इसके लिए इसके अंदर वाइंडिंग कर दी जाती है। जो स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर होती है उनके अंदर प्री डिफाइंड वाइंडिंग होती है, यानी कि उसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो वाइंडिंग बनाई है उसको 3 रिंग पे ले लेते हैं 3 फेज के अंदर, और 3 फेज के अंदर उसके बाद में बाहर में हम जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके उसका स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल करते हैं। तो ये होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है। उसके बाद में OLTC यानी ऑन लोड टेप चेंजर होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 टाइप के टेप चेंजर होते हैं। एक ऑफ लोड टेप चेंजर जिसके अंदर आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर को बंद करके उसके बाद में टेप चेंजिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफ लोड ऑन लोड ट्रांसफार्मर टेप चेंजर, ये ऑन लोड टेप चेंजर है। और एक होता है ऑफ लोड टेप चेंजर। ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके का इनका सर्किट बनता है। इसके बारे में भी हम किसी एक वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में देखिए नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन 2 टाइप के स्विच होते हैं, ऑटोमेशन के अंदर काम में लिए जाते हैं या फिर स्टार्टर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। कि अगर आपके जो बटन्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन यानी कि ऑफ कंडीशन में क्या कहें, कैसी कंडीशन में सप्लाई को, जैसे ये नॉर्मली क्लोज है, जैसे कि अगर आप इसको पुश नहीं कर रहे तो ये सप्लाई को थ्रू कर देगा, और जब पुश करेंगे तो आउट करेगा यानी ऑफ करेगा। ये जो स्विच है नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है, लेकिन अगर पुश कर देंगे तो ये सप्लाई को थ्रू करेगा। तो ये होता है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ये कहीं कहीं पे ऐसे स्विच आते हैं जिसके अंदर आपको एक ही स्विच में ये दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। या फिर इस तरीके की रिले आती हैं, रिले होता है जिसके अंदर स्विच को ऑपरेट किया जाता है। पहले ये नॉर्मली कंडीशन और क्लोज कंडीशन में होता है, उसके बाद में यहाँ से थ्रू हो जाता है जब ऑपरेट होता है तो। ठीक है। उसके बाद में RTD देखिए, RTD क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होती हैं। जैसे आपके थर्मल स्विच होते हैं वैसे ही टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए RTD भी होते हैं। ठीक है। तो RTD का क्या काम होता है, ये रेजिस्टेंस के बेस पे, रेजिस्टेंस के वेरिएशन के बेस पे आपको टेम्परेचर को डिटेक्ट करके बताता है कि ये कितना टेम्परेचर है। तो इस तरीके के आते हैं, ये 3 वायर भी आते हैं, 4 वायर भी आते हैं। ठीक है। तो ये 3 वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइट वायर है जो कि ये वाला है, और 2 रेड वायर है, यानी कि ये 2 रेड वायर हैं। इनके द्वारा हम यहाँ पे सर्किट को चेक करते हैं कि सर्किट हेल्दी है कि नहीं, और इसके द्वारा हम जो है ये चेक करते हैं इसका रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन आया, इसके वजह पे बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये करंट कितना है, टेम्परेचर कितना है। उसके बाद में देखिए BS मतलब स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको हम BS स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो BS के स्टैंडर्ड के बहुत सारे फॉर्मेट हैं उनके अनुसार, और एक होता है RPM जिसके बारे में बात करेंगे, यानी कि BS देखो BSI एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है कि कौन सी चीज़ को किस लेवल में बनाना है, किस रेंज में बनाना है, उसके अंदर क्या मटेरियल मिनिमम यूज करना है, उसकी सेफ्टी के बारे में उसकी को लेकर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो वो एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये सब काम करती है। उसके बाद में देखिए मोटर की RPM को हम जो है किसी भी रनिंग जो डिवाइस होती है, रोटेटिंग डिवाइस होती है, उसको हम RPM में उसके रोटेशन को काउंट करते हैं, यानी कि कितने राउंड पर मिनट, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं यहाँ पे। एक्चुअल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं राउंड पर मिनट, यानी कि कितने राउंड पर मिनट ये यूज कर रहे हैं, यानी कि इस मोटर की स्पीड कैसे है। स्पीड को देखने के लिए हम जो है 2 टाइप की डिवाइस यूज करते हैं। एक जो है वो डिवाइस के ऊपर कपल किया जाता है इसको, और उसके बाद में इसका रोटेट कराया जाता है, तो यहाँ पे आपको रीडिंग दिखा देगा कि कितना राउंड हो रहा है। और एक होता है लेजर बेस, यानी लेजर इसके ऊपर डाला जाता है। लेजर को डालने के लिए एक रोटेटिंग डिवाइस के ऊपर एक पट्टी लगा दी जाती है, उस पट्टी को ट्रैक करता है ये, और कितने फ्रीक्वेंसी में वो घूम रहा है उसके बेस पे कैलकुलेट बताता है कि उसका RPM क्या है। ठीक है। आता है LDB यानी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। लाइटिंग के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज किए जाते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। यानी कि लाइटनिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, लाइटनिंग मतलब लाइटिंग जो हमारा सर्किट होते हैं, जैसे कि कहीं पे आपको किसी घर का सप्लाई करना है, कहीं पे रोड्स का स्ट्रीट लाइट का सर्किट बनाना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कंट्रोल यूनिट लगाते हैं, उसको LDB बोलते हैं, जहाँ से हम लाइटिंग के सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ये सप्लाई जो है वो यहाँ पे जाएगी स्ट्रीट लाइट के लिए, और ये हाई लाइटिंग मास्क के लिए जाएगी, और ये यहाँ पे आपको किसी होम के लिए जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करते हैं, उसको लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं।
ठीक है। एक होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो जहाँ पे पावर सप्लाई को एक्सटेंड करने के लिए, पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया करते हैं, तो ये इस तरीके के होते हैं। उसके बाद में SLDB होता है, सेकेंडरी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जब लोकल में कोई पैनल लगाया जाता है तो उसको हम सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। यानी कि मेन जो लाइटिंग बोर्ड होता है वहाँ से हमारा सप्लाई इसमें आ जाता है और उसके बाद में हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो ये सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं। उसके बाद में होता है EMLDB, यानी इमरजेंसी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कि इसको जो लाइटिंग सर्किट होता है उसमें से हम अगर मान लो जनरेटर के माध्यम हमारे जनरेटर के द्वारा भी सप्लाई देनी है, तो वो कौन कौन से सर्किट को ही देनी है इसके लिए कंट्रोल किया जाता है। तो इमरजेंसी के कंडीशन में हमको कौन कौन सी डिवाइसेस चलानी है उसके बेस पे आप देखते हैं कि कौन सी जो है सर्किट को हमको इमरजेंसी में सप्लाई देना इंपॉर्टेंट है, तो उसका सर्किट जो बनाते हैं वो इमरजेंसी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं। उसके बाद में होता है MLDB, यानी कि मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो जैसे कि LDB होता है वैसे ही MLDB होता है, मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके बाद में देखिए ACDB होता है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि AC सप्लाई जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, समझ रहे हो। तो AC को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, AC सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि ताकि वो हम पता लग सके कि मोटर के लिए जा रहा है, ट्रांसफार्मर के लिए जा रहा है और यहाँ पे लाइटनिंग के लिए जा रहा है, तो यहाँ से AC सप्लाई अलग अलग कामों के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर वहाँ पे जाके वो LDB में जाता है, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अलग पैनल होता है, मोटर कंट्रोल MCC में जाता है, PCC में जाता है, यहाँ से ACDB से, यानी कि आपका जो अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से आपका जैसे सप्लाई यहाँ पे ये चला जाएगा LDB के लिए, यानी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए, ये आपका चला जाएगा MCC के लिए, यानी मोटर कंट्रोल सेंटर को, ये चला जाएगा PCC के लिए, यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसी सप्लाई को। उसके बाद में MPDB होता है, यानी मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहाँ पर हमारा मेन जो पावर सप्लाई जो मीटर से आता है तो उसको हम जो है ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके यहाँ पे हम सर्किट में ले लेते हैं, ये जो ब्रेकर है उसके माध्यम से, और यहाँ पे बस के माध्यम से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद में हमको यहाँ पे जहाँ पे जिसके लिए हमको पावर सप्लाई चाहिए वहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये होता है MPDB, यानी मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और उसके बाद में देखिए ACVS होता है, एयर कंडीशनर एंड वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि हमारा ACVS जो होता है वो एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है कहीं पे कोई ऑफिस है उसके अंदर आपको एयर भी दे देगा और वहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा एयर है उसको सर्कुलेट करता रहेगा। ऐसा जो होता है कहीं बड़े ऑफिसेस में, यानी बड़े जो हॉल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पे यूज किया जाता है। एक होता है ACSR, ये भी एक केबल का टाइप है। केबल का टाइप जैसे एल्यूमिनियम केबल, स्टील रेनफोर्स्ड केबल होती है। जैसे कि केबल क्या होता है, इसकी केबल की स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसमें स्टील के वायर लगा जाते हैं और बाहर में हमारा करंट को कैरी करने के लिए एल्यूमिनियम के स्टड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसी जो केबल होती हैं उनको हम ACSR बोलते हैं। ये भी अलग अलग टाइप की आती हैं, जैसे कि वेजल, रैबिट, डॉग, वॉल्फ, जेब्रा। ये जो है वो हम जो नाम देते हैं वो अलग अलग वोल्टेज लेवल के ऊपर देते हैं, यानी कि किस वोल्टेज के ऊपर काम करेगा। एक होता है HART, यानी हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, यानी कि आप इस सर्किट के अंदर देखिए कि एक ही सर्किट के अंदर आपने बहुत सारे डिवाइसेस आपने लगा रखे हैं, यानी कि कहीं पे ट्रांसमीटर है, कहीं पे प्रेशर ट्रांसमीटर है, कहीं पे लेवल ट्रांसमीटर है, कहीं पे फ्लो मीटर है, और यहाँ पे कोई और डिवाइस लगा दिया जिसके, और इसको आप किसी एक हाईवे पे लेते हैं। ये एक नेटवर्किंग का सिस्टम है जिसके अंदर आप यहाँ पे किसी हाईवे के अंदर, हाईवे केबल के अंदर दे देते हैं और उसके बाद में ये स्विच के अंदर चला जाता है, वहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हैं। तो एक ये नेटवर्किंग का एक टाइप है। उसके बाद में होता है PID, यानी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव सिस्टम, जो होता है जहाँ पे आप PID के माध्यम से अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि किस केस में क्या डिसीजन लेना है, यानी कि आपको जो स्पीड रखना है प्रोडक्शन का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए हम PID यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में देखिए ऑटोमेशन का एक सिस्टम होता है SCADA। SCADA के अंदर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, यानी कि आप PLC के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि एक लॉजिक बना के किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, लेकिन उसके जो डिवाइस जो चल रही है उसकी स्पीड कितनी थी, कब स्विच ऑफ किया गया, कब ऑन किया गया, उसका लेवल्स कब कितना था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके डाटा को लेने के लिए हम जो है SCADA यूज करते हैं, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड रहे कि कौन सी डिवाइस कब ऑन ऑफ हो रही है और किस डिवाइस के ऊपर क्या सिग्नल कब आ रहा है। यानी कि दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है डिजिटल सिग्नल और, समझ रहे हो, और एक होता है एनालॉग सिग्नल।
तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ऑन ऑफ के सिग्नल होते हैं, यानी कि 2 स्टेट होती हैं उसमें 0 और 1। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनके अंदर आप वाइड रेंज ऑफ सिग्नल जो यूज़ किए जाते हैं, उनके जो सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं वो 4 मिलियम से 20 मिलियम्स के बीच में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए VVVF होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जैसे आपका VFD होता है, उसी तरीके का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज को भी वेरी किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करके आप किसी मोटर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में आता है RCBO यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ आवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि RCCB जो होता है या RCB जो होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर सिर्फ आपको रेजिडुअल करंट का ही प्रोटेक्शन मिलता है। अगर उसके सर्किट के अंदर लोड बढ़ जाता है तो वो प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो इसी के लिए RCB जो होता है, जैसे मान लो हमारा ये RCB है, उसके अंदर आपको एक ही प्रोटेक्शन मिलेगा कि अगर करंट में मतलब कि फेज और न्यूट्रल में इंटरप्शन होता है, यानी कि वैल्यू में डिफरेंस आता है तो ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू ही बहुत बढ़ जाए तो ऐसे केस में कौन प्रोटेक्शन करेगा? इसके लिए हम जो है RCBO यूज करते हैं। ठीक है, तो RCBO का काम क्या होता है? 2 काम होते हैं। एक तो आपका रेजिडुअल करंट को चेक करता है और एक ओवर करंट को चेक करता है। दोनों केस में आपको प्रोटेक्शन देता है। एक होता है ACSR, जैसे कि हमने आपको बताया कि एल्यूमिनियम करंट कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर होते हैं जो कि अलग अलग स्टड्स की संख्या में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में AH होता है, जैसे एम्पियर ओवर। AH जो होता है वो एम्पियर ओवर होता है बैटरी का जो कैपेसिटी होता है। जैसे कि आप मोबाइल की बैटरी देखे होंगे 5000 मिली एम्पियर ओवर MAH, तो 5000 मिली एम्पियर ओवर को हम 5AH भी बोल सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो बैटरी होती है उनकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम AH में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है कि ये बैटरी जो है डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेगी, कितना करंट लेने पे। ठीक है, उसके बाद में AVR होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का क्या काम होता है कि ये वोल्टेज को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। अगर मान लो कि आपका वोल्टेज कम हो जाता है तो आपके डिवाइस को जितना वोल्टेज चाहिए ये ऑटोमेटिकली उतना बना के दे देता है। इसके अंदर सेट पॉइंट्स होते हैं, उसके माध्यम से ये आपको वोल्टेज देता है। अगर वोल्टेज कम भी होता है तो स्टेप अप करके देता है, अगर आपका स्टेप अप हो गया, पहले ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया तो ये स्टेप डाउन ऑटोमेटिकली कर देगा। यानी आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए ये उतना ही वोल्टेज देगा, चाहे इनपुट में कुछ भी वोल्टेज हो। उसके बाद में AWA होता है एल्यूमिनियम वायर आर्मर्ड, यानी कि आपका यहाँ पे जो वायर होता है ये आपका मेन कंडक्टर है, उसके अंदर एल्यूमिनियम कंडक्टर से आर्मर किया जाता है। तो ऐसी जो केबल होती हैं उसको AWA बोलते हैं। उसके बाद में देखिए B यानी कि इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस और BAR यानी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बार। तो यहाँ पे जो सर्किट में ये एस्पेस्टेंस हैं, सस्पेक्टेंस जो यूज किए जाते हैं उनके लिए B% से लिखते हैं। और अगर किसी भी डिवाइस का प्रेशर जो देखा जाता है वो बार में देखा जाता है, किसी फ्लूइड का प्रेशर या किसी गैस का प्रेशर तो वो बार में देखा जाता है। तो ये बार जो है एक्चुअली प्रेशर का यूनिट होता है। उसके बाद में देखिए BIL होता है यानी कि ब्रेक डाउन इंसुलेशन लेवल, यानी कि किसी भी डिवाइस का जो इंसुलेशन यूज किया जाता है उसका मिनिमम वैल्यू जितना होना चाहिए उसके बाद में ही हम BIL उसका लिखते हैं, यानी कि किस वोल्टेज के ऊपर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा यही उसका वोल्टेज लेवल होता है, यानी BIL होता है। तो BIL जो होता है वो किसी भी केबल के लिए यूज किया जाता है ताकि हमको ये पता रहे कि अगर इसके अंदर वोल्टेज लेवल बढ़े तो ये किस वोल्टेज लेवल के ऊपर यहाँ पे इसका इंसुलेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। उसके बाद में BS आपको पहले भी बताया है, ये रिपीट हो गया है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो स्टैंडर्ड बनाने के लिए किसी भी डिवाइस को, मशीन को, सिस्टम को, उसकी सेफ्टी को लेकर क्या स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग वही फॉलो करें जिससे सभी लोगों की सेफ्टी रहे, सभी लोगों का प्रोसेस सेम रहे। उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं वो है BSI यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में देखिए BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU का, और एक होता है C यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं। तो BTU क्या होता है कि BTU जो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 पाउंड आपका कोई लिक्विड है जिसके अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने में कितना हीट देना पड़ेगा उसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका ये फ्लूइड है जिसका आपको टेम्परेचर, इसका ये फ्लूइड है 1 पाउंड का, उसको अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसको कितना हीट देना पड़ेगा उसको मेजर करने के लिए BTU यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर आप जानते हैं कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये
फॉर्मूले से हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चार्ज को स्टोर करता है। इसी को कैपेसिटेंस, जैसे कि फैराड में जो हम लिखते हैं, जो मोटर सिंगल फेज मोटर्स में यूज किया जाता है कैपेसिटर, उसी को रिप्रेजेंट के लिए सी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए CACA होता है टोटली इनक्लोज्ड एयर सर्किट, एयर क्लोज्ड। ठीक है, इस सर्किट में क्या होता है कि किसी भी मोटर का कूलिंग सिस्टम इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ से एक एग्जॉस्ट लगाया जाता है और एक एग्जॉस्ट इस साइड में और एक एग्जॉस्ट इस साइड में, यानी कि यही टोटली इनक्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एयर दे के वापस कूल करके वापस बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है उसको CACA बोलते हैं। उसके बाद में CACW होता है टोटल इनक्लोज एयर सर्किट वाटर कूल्ड। तो जहाँ पे हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो मान लो कि रनिंग करने की वजह से और हीट हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से हम कोल्ड वाटर देते हैं और यहाँ से जो हीट एक्सचेंज कर रहता है, हीट एक्सचेंज करके ये वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे एक सर्किट में हमारा जो है वो हमारा मेन लिक्विड फ्लो होगा जिसको हमको कूल कराना है, और यहाँ से हम हमारा जो कूलिंग वाटर होगा वो यूज करेंगे। यानी कि यहाँ से हम कूलिंग वाटर देंगे, ये हीट एक्सचेंज करके बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा फ्लूइड होता है जिसका ओवर हीट हो चुका है, उसको हम हीट डाउन कर देते हैं टेम्परेचर, उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए कैड होता है, जैसे कि ऑटो कैड होता है। ऑटो कैड का क्या काम होता है कि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आपका डिजाइनिंग का जो काम होता है वो आप आसानी से कर सकते हैं, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए सर्किट ब्रेकर्स मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। MCB यानी मैनिटर सर्किट ब्रेकर, MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि ACB जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, RCCB यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सर्किट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद में देखिए CBCU होता है कंट्रोल सर्किट ब्रेकर कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी आपके बड़े सर्किट ब्रेकर हैं, जैसे कि आपका एयर सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, उसको जो कब कंट्रोल करना है, कब उसको ट्रिप होना है, कब उसको ऑपरेट होना है, उसका ऑन ऑफ के स्विच, उसके लोकल के इंडिकेटर्स का स्विच, ये कहाँ दिखेगा, ये आपको सब दिखेगा आपका इसी के अंदर। यानी कि सर्किट ब्रेकर कंट्रोल यूनिट के अंदर ही यहाँ पे बहुत सारे रिले वगैरह यूज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि कितने करंट पे इसको ट्रिप होना है, कौन सी कमांड से इसको ऑन ऑफ होना है, ये सब के लिए सर्किट बनाया जाता है जिसको हम सर्किट ब्रेकर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और एक तो आता है CCR यानी सेंट्रल कंट्रोल रूम। आपके जितने भी डिवाइसेस जहाँ पे लगे हुए हों उनको कंट्रोल करने के लिए आप सब जगह पे तो नहीं बैठ सकते, इसीलिए कहीं एक जगह पे उनका कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, उसी को हम CCR बोलते हैं यानी सेंट्रल कंट्रोल रूम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका SCADA, PLC, DCS और आपके जितने भी सिग्नलिंग का सिस्टम होता है, कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, वो यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे इंजीनियर्स बैठ के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हमने 100 जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका एक वीडियो बनाया है, जिसको पढ़ के आप या इस वीडियो को देख के आपको आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। इससे एक थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, जैसे कि हम सर्किट ब्रेकर्स का एक रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि MCB होता है मैन्युफैक्चर सर्किट ब्रेकर, MCCB होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, RCCB होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCB होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन, ELCB होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, OSCB होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और ACB होता है एयर सर्किट ब्रेकर। तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।